हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज AS9। ठीक है, हमने A7 का रिवीजन पहले कर लिया है, AS9 का रिवीजन हम कर लेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को, ये सारे कंसेप्ट को हम 4 पेजेस में ओवर कर देंगे एंड इसके बाद हम SM, PM, RTP, MTP सजेस्टेड अप टू नवंबर 20 जो भी क्वेश्चंस आए गए हैं सारे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी हो जाती है AS7 और AS9 करने के बाद कि अब जो है इंड AS 115 भी टच कर लिया जाए। ओल्ड सिलेबस में इंड AS 115 जो नोटिफाई हो गया, वैसे इंड AS 115 नोटिफाई हो गया था मार्च 18 में अराउंड हो गया था और नवंबर 18 के लिए एप्लीकेबल नहीं था, मई 19 से एप्लीकेबल है, मतलब इंड AS 115 पुराना है। बट इसके रिस्पेक्ट में ओल्ड सिलेबस में कोई नया कंटेंट आया नहीं है। जो RTP है, जो RTP में दे के रखा है ओल्ड सिलेबस के RTP में जो इंड AS 115 में जो दे के रखा है वो ही है और उस पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर जो है हमें इंड AS 115 करना होगा। इंड AS 115 के बाद जो A7, 9 और इंड AS 115 और होता है, फिर आती है बात इंड AS 116 और AS19 की, वो भी हम वैसे ही देखेंगे। पॉइंट ये है कि इंड AS 115 हम करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में जो भी रिसेंट में क्वेश्चन आया, हार्डली 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो हम देख लेंगे। पर AS9 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, तो AS9 के क्वेश्चन तो हम करेंगे। सो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं, 4 पेज के नोट से कवर करते हैं। AS9 जो होता है वो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का होता है। कवरेज की बात करें तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या क्या कवर है, ये आपको ट्रैक करने के लिए हेल्प करेगा और ये हम इधर डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। ओके, सो कवरेज में क्या है, क्या क्या कवर होता है? रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जो आप गुड्स सेल करते हो उससे जो रिवेन्यू जनरेट होता है, जो रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, जो आप गुड्स सेल करते हो, सर्विस रेंडर करते हो, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में रिवेन्यू होता है ग्रॉस इनफ्लो। तो गुड्स सेल करके रिवेन्यू, सर्विसेज रेंडर करके जो ग्रॉस इनफ्लो होता है वो रिवेन्यू होता है। साथ ही साथ रिवेन्यू उससे भी होता है फ्रॉम शेयरिंग रिसोर्सेज एंड यूज बाय अदर्स। हमने हमारे रिसोर्स शेयर करे और सामने वाला यूज़ कर रहा है। अब रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, रिसोर्सेज में मेरे पास पैसे ज़्यादा रखे हुए थे तो मैंने सामने वाले के डिबेंचर ले लिए, तो सामने वाला मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है। सामने वाले के डिबेंचर ले लिए तो मैंने अपने पैसे उसको दे दिए और डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लिया, अब मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट भी रिवेन्यू रिकॉग्निशन में आ जाता है। डिविडेंड ऐसे केस में, ठीक है, शेयर से रिस्पेक्ट में डिविडेंड। और रॉयल्टी, मैंने कुछ क्रिएटिव काम करा है, मैंने बुक लिखी है, मैंने बुक सामने वाले को दे दी है, राइट्स दे दिए है, उससे मुझे रॉयल्टी मिल रही है। ठीक है, तो मेरे रिसोर्सेस मैंने किसी दूसरे को दे दिया है और सामने वाला उसे यूज़ कर रहा है और बदले में पैसे दे रहा है, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी इधर कवर है। जैसे रिसोर्सेस में मैंने पैसा दे दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, ठीक है, मैंने परचेस करे और पैसे दे दिए, या शेयर परचेस करे पैसे दे दिए, तो मैंने मेरे रिसोर्सेज जो अपना मनी है सामने वाले को दे दिया, या मैंने मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा आर्ट मैंने सामने वाले को दे दिया और वो उसको यूज़ कर रहा है और बदले में मेरे को रॉयल्टी पे कर रहा है। ये कवरेज हो गया। नॉट कवर, क्या क्या कवर नहीं है, देखो रिवेन्यू के कुछ कंसेप्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में रिवेन्यू, लीजेस के रिस्पेक्ट में रिवेन्यू, उधर भी तो लीज रेंटल रिवेन्यू होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी तो जो है कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू हमारा रिवेन्यू होता है। तो ऐसे केस में AS9 थोड़ी ना लगा देंगे, इस पर सेपरेट AS11 है, इस पर सेपरेट AS है। और रही बात आई AS11 की, तो AS11 भी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से जो रिवेन्यू होता है वो रिवेन्यू की बात इधर कर रहे हैं। तो जब रिवेन्यू एक स्पेसिफिक चीज़ का स्पेसिफिक AS में देकर रखा है तो AS9 नहीं आएगा। दूसरा भैया डिवैल्यूएशन होता है, नोशनल गेन होते हैं, वो सब नहीं आते। फिक्स्ड असेट को सेल करते हैं तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट से जो रिवेन्यू आता है नहीं वो भी नहीं आता। लायबिलिटी को सेटल करने में, देखो फिक्स्ड असेट को सेल करोगे, लायबिलिटी को सेटल करोगे, तो लायबिलिटी को सेटल करके भी जो ऐसा रिवेन्यू कुछ भी होता है तो वो सब चीज़ें नहीं आती इधर। तो असेट लायबिलिटी हो गया, नोशनल गेन्स हो गया, और स्पेसिफिक AS में कुछ चीज़ें कवर है, तो सिंपल सी बात है वो इधर कवर नहीं होगी। ठीक है, तो क्या क्या कवर होगा वो भी पढ़ लिया, क्या क्या नहीं कवर होगा वो भी हमने पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट ये है व्हेन टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू, मैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने गुड्स सोल्ड करे, मैं कब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, व्हेन टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू जब मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं। व्हेन टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू अगर मैंने डिवेंचर परचेस करे है तो इंटरेस्ट की रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं डिविडेंड की, मैं रॉयल्टी की, इन सब की रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा, व्हेन टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू। तो समझो इधर हम पहले बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, तो व्हेन टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, व्हेन टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू, तो इसमें हमको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी।
जो कंडीशंस को चार्ट के फॉर्म में भी देके रखा है, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट पर लेके जाता हूँ, ये भी हम पढ़ेंगे और ये डिस्क्रिप्टिव है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर। रिस्क एंड रिवॉर्ड है विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप और टाइटल, ठीक है। मेरे पास गुड्स है, उस गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है, उस गुड्स के रिस्क और रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड टाइटल मैंने सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। दूसरा, सामने वाले से पैसा आएगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप टाइटल दूसरे को ट्रांसफर कर दिए एंड नो कंट्रोल ओवर गुड्स सोल्ड बाय द एंटिटी। जो मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ अब उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनरशिप टाइटल मैंने सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए, मेरा उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। ये दो कंडीशन हो जाती है। फिर सामने वाले से पैसे आएंगे मेरे को, तो सामने वाले से पैसे आएंगे तो रिलायबली मेजर कर सकता हूँ रिवेन्यू एंड कॉस्ट। जो भी पैसे आएंगे रिलायबली मैं मेजर कर सकता हूँ कि कितना आने वाला है, और देयर इज अ सर्टेनिटी कि मेरे को आएंगे। तो गुड्स सोल्ड करिए तो मैंने ट्रांसफर करा रिवेन्यू एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करा विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड टाइटल। सेकेंड है कि मैंने मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, नो कंट्रोल ओवर द गुड्स सोल्ड बाय द एंटिटी। तीसरा है रिलायबली मेजर अमाउंट में वो कुछ मिलने वाला है, रिलायबली मेजर रिवेन्यू एंड कॉस्ट। चौथा सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब इन केस मेरे को बताओ कि पहले सर्टेनिटी थी, अब देखो ये सब चारों चीजें पूरी हो जाती है तो ऐसे केस में रिवेन्यू बुक हो जाता है। अब मुझे बताओ बाद में अनसर्टेनिटी हो गई तब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में रिवेन्यू एडजस्ट नहीं करेंगे। इफ अनसर्टेनिटी अराइज लेटर ना, तो रिवेन्यू एडजस्ट नहीं करेंगे, क्या हमने पहले रिवेन्यू बना दिया था, अब अनसर्टेनिटी है तो रिवेन्यू माइनस कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे केस में प्रोविजन बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो ये चार कंडीशन हो गई, ये चार कंडीशन हमने पढ़ी। अब सर्विसेज के रिस्पेक्ट में एक कंडीशन होती है, जैसे इधर बोला है कि ट्रांसफर करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड टाइटल। सर्विस के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता, वो कंडीशन 1 है ना, उसमें थोड़ा सा अमेंड हो जाता है कि इन केस ऑफ सर्विस स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो इधर ट्रांसफर की जगह ऐसा लिखना, क्या आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन रिलायबली मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली, क्या परसेंटेज वाइज, जैसे परसेंटेज कंप्लीशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और अगर आपने मेजर करा कि यार 5% कंप्लीट हुआ है, तो क्या आप 5% रिवेन्यू बुक करोगे? नहीं, समझो इनसिग्निफिकेंट कंप्लीशन हुआ है ना, तो फिर ऐसे केस में रिवेन्यू बुक नहीं होगा। तो वो सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का ध्यान रखो, क्या सिग्निफिकेंट इन द सेंस कुछ तो क्वांटम हो, कुछ तो परसेंटेज कंप्लीशन हो कि मैं रिवेन्यू बुक करूं, ठीक है। कि 1-2% हुआ और आपने बोला कि मैं रिवेन्यू बुक कर लेता हूं क्योंकि मैं जो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन में मेजर कर सकता हूं, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ सर्विस स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी मेजर रिलायबली। बाकी 3 कंडीशन तो सेम है कि कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी रिलायबली हम मेजर कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, और कोई कंट्रोल इन द सेंस कि चलो ठीक है स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजर रिलायबली, कंट्रोल वाला पॉइंट भी इसमें सर्विस पे फिट नहीं बैठता है। फिलहाल अभी कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। रही बात आती तो सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है और अमाउंट भी रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो सर्विस को ऐसे बुक कर लेंगे। तो इधर हमने जो बात करी वो गुड्स एंड सर्विसेज की करी है, इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी की बात अभी नहीं करी है, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया व्हेन टू रिकॉग्नाइज। अब कुछ स्पेशल पॉइंट ये है, अब एक चीज़ तो इसमें भूल गया था। देखो ये हमने पढ़ लिया ओनरशिप टाइटल, अनसर्टेनिटी की बात कर ली कि हम रिवेन्यू एडजस्ट नहीं करेंगे, हम प्रोविजन बनाएंगे, और इनसिग्निफिकेंट है तो हम रिवेन्यू नहीं करेंगे, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। मुझे बताओ एक गुड्स है, सेलर ने उस गुड्स के रिस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, पर साला गुड्स डिलीवर ही नहीं करे। वो सामने वाले ने बोल दिया कि मेरे पास वेयर हाउसिंग कम है, स्टोर की कैपेसिटी कम है, प्लीज़ यार अभी ना 1 महीने रुक जाओ, 1 महीने बाद मुझे डिलीवर कर देना। तो मेरे को बताओ क्या रिवेन्यू में 1 महीने बाद रिकॉग्नाइज करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप हो गया है ट्रांसफर, भले ही डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है। तो हम इधर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि डिलीवरी की बात नहीं कर रहे, रिस्क एंड रिवॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर की बात करें। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। डिलीवरी की बात नहीं कर रहे, मतलब कि कभी कल को डिलीवरी नहीं करी, पर रिस्क एंड रिवॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर है।
तो भी उसको रिवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। रिवेन्यू का रिकॉग्निशन डेफर नहीं होगा। चलो ये हमने पढ़ लिया, ये चार्ट है ये भी हमने पढ़ लिया। स्पेशल पॉइंट, जैसे स्पेशल पॉइंट है, चलो स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। वही बात है कि डिलीवरी पोस्टपोन डजंट मीन्स दैट सेलर विल बुक रिवेन्यू लेटर। डिलीवरी पोस्टपोन कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर विल बुक रिवेन्यू लेटर, क्योंकि कंडीशन मैटर्स, कंडीशन मैटर करता है। कंडीशन पूरी हो गई है, डिलीवरी नहीं गई है, तो भी रिवेन्यू बुक हो जाएगा। चलो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इनसिग्निफिकेंट देन नो रिवेन्यू, ये तो हमने पढ़ लिया था। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इनसिग्निफिकेंट है तो रिवेन्यू बुक नहीं होगा। चलो स्पेशल पॉइंट हो गए। रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, रिवेन्यू एंड डिस्क्लोजर। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिस्क्लोजर। ओके, तो रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिस्क्लोजर। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? देखो, आपने डिबेंचर ले लिया है तो ड्यू डेट पे आप आपके पास एक राइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। टाइम प्रपोर्शन में आप जो है इंटरेस्ट को बुक कर लोगे कि 6 महीने में इंटरेस्ट आता है तो उसके हिसाब से आप बुक कर लोगे। रॉयल्टी की बात आती है तो एक्रूअल बेसिस पे, जैसे कि मैंने बुक सामने वाले को दे दी, अब सामने वाला बोलता है कि जो भी ऐसा एग्रीमेंट में डिसाइड हो गया कि मैंने 1000 बुक्स अगर आपकी बेची तो हर बुक के हिसाब से 10-10 रुपये आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में रॉयल्टी एक्रूअल बेसिस पे बुक हो जाएगा, क्योंकि 1000 बुक उसने बेच दी। अगर 1000 बुक उसने बेच दी तो मेरे पास राइट क्रिएट हो गया ना। तो सिंपल सी बात है, जब आपका राइट क्रिएट हो जाता है तब आपको जो है आप उस इनकम को बुक कर लो। इंटरेस्ट के केस में भी ड्यू डेट पे राइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और रॉयल्टी के केस में भी अगर सामने वाला बुक को बेच देता है तो एक मेरा राइट क्रिएट हो गया, तो एक्रूअल बेसिस पे बुक कर लो। डिविडेंड के केस में भी अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो मेरा राइट क्लियर हो गया, मेरा राइट हो गया, क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो होगा एट द डेट ऑफ एजीएम, और एजीएम में डिक्लेयर हुआ तो राइट क्रिएट हो गया, मैं रिवेन्यू बुक कर लूंगा। चलो ये हो गया, तो राइट आपका है, आप तब बुक कर लो, जैसे ही राइट आया बुक कर लो। चलो फिर आती बात रिकॉग्निशन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में पहला स्पेशल केस, बिलिंग इज डन बट डिलीवर नहीं किया है। देखो, बिल मैंने बना दिया है, बिलिंग डन, बट डिलीवर नहीं किया। वही कारण हो सकता है कि सामने वाले के पास जगह नहीं थी तो मैंने डिलीवर नहीं करा। तो ऐसे केस में जब आपने व्हेन बायर टेक द टाइटल मतलब जब रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड टाइटल ट्रांसफर हो गया तो ही बुक हो जाएगा। तो डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल चीज चल जाएगी। गुड्स मैंने शिफ्ट कर दिया सब्जेक्ट टू अप्रूवल, तब सामने वाला जब अप्रूव करेगा तब मैं रिवेन्यू बुक कर लूंगा। कंसाइनमेंट सेल, जब मैंने कंसाइनमेंट सेल करा, किसी कंसाइनी को दूंगा ना, मैं कंसाइन हूं, मैंने कंसाइनी को दिया, कंसाइनमेंट सेल हुआ, तब कंसाइनी जब अल्टीमेट कस्टमर को बेचेगा तब मैं बुक कर लूंगा रिवेन्यू, अल्टीमेट सेल टू कस्टमर। कैश ऑन डिलीवरी सेल, मैंने सेल करा कैश ऑन डिलीवरी पे, तो सामने वाला जब डिलीवरी ले लेगा और अमाउंट दे देगा तो मैं रिवेन्यू बुक कर लूंगा। इंस्टॉलेशन फीस ओवर द टाइम बुक होती है विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इतना परसेंट हो गया है तो इतना परसेंट बुक कर लो रिवेन्यू, ठीक है। प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन होता है, 20% इंस्टॉल हो गया, 30% इंस्टॉल हो गया, तो वैसे आप बुक कर लो। मीडिया कमीशन, मैंने एडवर्टीजमेंट का बोला, सॉरी मैं टीवी वाला हूं, मैं मीडिया वाला हूं, मैंने एडवर्टीजमेंट की सर्विस ऑफर करी। सामने वाले ने बोला कि यार मेरे 10 एडवर्टीजमेंट आप जो है पब्लिश कर देना, 10 एडवर्टीजमेंट हर दिन आप डिस्प्ले कर देना 10 दिन तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हर दिन एडवर्टीजमेंट अपीयर हो रहा है वैसे वैसे जो है रिवेन्यू बुक हो जाएगा। ट्यूशन फीस ओवर द पीरियड ऑफ लेक्चर, मैं ट्यूशन की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, सामने से पैसा आए तो ओवर द पीरियड ऑफ लेक्चर बुक होगा। फ्रेंचाइजी सर्विस ऑफर करी, ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, जैसा बायजूस है, फ्रेंचाइजी दे रहा है वो। आजकल चाय की दुकानें होती है, वो क्या करती है कि फ्रेंचाइजी दे देती है कि मेरा बोर्ड तू लगा ले और मेरे नाम पे जो चाय है वो तू बेच दे। तो ऐसे केस में फ्रेंचाइजी फीस रिसीव हुई। जैसे इंदौर में देखा जाए तो यही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेमस होती है, तो इसमें तीन चार है, चाय सुट्टा बार है, टी लॉजी है, तो ये सब क्या कर रहे हैं कि अपना नाम दूसरों को दे देते हैं और बोलते हैं कि मेरे नाम पे तू चाय बेच दे। अब मेरे नाम पे तू चाय बेच दो, चाय का स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, वैसा रहेगा। फ्रेंचाइजी फीस रिसीव होगी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से ओवर द पीरियड जो भी है वैसे बुक कर लेंगे। अब सम पॉइंट्स और है, सम पॉइंट क्या है कि सेल्स रिटर्न, ये तो बहुत ही ईजी है।
मैं जब सेल करता हूँ तो डेटा टू सेल एंट्री होती है, तो जब मैं सेल्स सामने वाले से जब रिटर्न होगा तो ऐसे केस में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं था। दूसरा पॉइंट है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो रिवेन्यू से माइनस हो जाता है, पर कैश डिस्काउंट रिवेन्यू से माइनस नहीं होता, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटी, क्या देखो ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है, पर कैश डिस्काउंट उनके लिए होता है जो अर्ली पेमेंट करे, तो उसका कोई टर्नओवर से लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात तो वो अर्ली पेमेंट से लेना देना है, तो वैसे भी रिवेन्यू में से माइनस नहीं होगा। एडवांस रिसिप्ट, मेरे को कुछ काम करना था पर मेरे को पैसे पहले ही मिल गए एडवांस में, तो एडवांस रिसिप्ट इज योर लाइबिलिटी। ये तो 11th के ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। फिर आती बात रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन इन प्राइस। रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन इन प्राइस, कोई प्राइस है, मैंने उसका रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो वो मेरा रिवेन्यू तभी होगा जब कस्टमर एग्री हो रहा है उस रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन से और एक सर्टेनिटी क्रिएट हो गई कि मेरे को मिल जाएंगे पैसे। और सेम विद द इंश्योरेंस क्लेम, गाड़ी वाड़ी डैमेज हो गई, जो भी है, बिजनेस में स्टॉक डैमेज हो गया, अब क्लेम आ रहा है, अब अगर मेरे को जो है एक सर्टेनिटी है कि मुझे क्लेम के पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में क्लेम अप्रूव हो गया, पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में रिवेन्यू बुक हो जाने का जब सर्टेनिटी हो, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ये भी थी कि सर्टेनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो सर्टेनिटी, तो रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन में भी अगर बायर ने अप्रूव कर दिया या बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसे केस में सर्टेनिटी हो गई। इंश्योरेंस क्लेम में भी सर्टेनिटी है। एडवांस रिसिप्ट आपकी लाइबिलिटी है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न टू डेटर कर देंगे। और डिस्क्लोजर की बात करें तो क्या बोला है, डिस्क्लोजर में रिवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी बता देना, और इनकेस आपकी कोई सी रिवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप उसके फैक्ट बता देना। इफ रिवेन्यू नॉट रिकॉर्डेड देन आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, और इस तरीके से हमारा AS9 ओवर होता है। ठीक है, कंसेप्ट की बात करें तो सारे कंसेप्ट ओवर होते हैं। अब हम देख लेते हैं इस जो ये पर्टिकुलर नोट्स है, हम ये देख लेते हैं कि कितने रेलेवेंट है नोट्स। अगर ये रेलेवेंट निकल रहे हैं मतलब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस कोई सा क्वेश्चन नया आ जाएगा तो हम स्पेसिफिकली नोट्स में लिख देंगे कि भाई तू ये क्वेश्चन नया है देख लेना। पर हमको लग रहा है कि उस नए क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट ही नया है, बाकी तो पुराना ही है, तो उस एलिमेंट को हम कॉपी कर लेंगे उस क्वेश्चन से और इस नोट्स में पेस्ट करके हम एक कंपाइल्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे नोट्स बना लेंगे। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो हम जो है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल में पहला ही इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, हम इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। ठीक है, ओके चलो, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लगेगा, ये नोट्स ओपन है, इस नोट्स में हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 1, द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ प्रोड्यूसर आर एज फॉलोज। तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल बता दिया। क्या बोला है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट टू डेट, उसकी NRV बता दी। WIP फिनिश गुड, देखो गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये कंडीशन ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं है, अमाउंट भी सर्टन है और अमाउंट हम मेजर भी कर सकते हैं रिलायबली। ठीक है, ये चारों कंडीशन जब पूरी हो तब आप सेल बुक कर लेना। चलो देखते हैं। रॉ मटेरियल है, WIP है, चलो लगा अच्छी बात है, कॉस्ट टू डेट और नेट NRV देख रखा है, WIP 2 भी देख रखा है। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो ऐसे केस में एंड में आपका फिनिश प्रोडक्ट बन गया। चलो अभी सेल वेल की बात तो नहीं हुई। रेडी फॉर सेल, ठीक है, रेडी फॉर सेल है तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अब सेल एग्रीड, सेल एग्रीड, सेल एग्रीड, एग्रीड हो गया सेल, और डिलीवर 18 डिलीवर कर दिया। अब कायदे से जब सेल एग्री हो गया तब रिवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर भी स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेज एट विच यू थिंक द रिवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, किस स्टेज पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एंड हाउ मच वुड बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए एंड हाउ मच विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू कब बुक करना चाहिए वो स्टेज हमको बतानी है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सी बात है, वो तो सेल माइनस कॉस्ट होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू AS9 सेल विल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जैसे हमने 2 को 4 में तोड़ दिया है तो उसमें भी 2 कंडीशन लिखी हुई है। सेल वैल्यू इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, मतलब अमाउंट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो,
एंड प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द कस्टमर, मतलब कि सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द कस्टमर मतलब कि रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। बोथ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाई एट स्टेज एफ व्हेन सेल आर एग्रीड अपॉन, जब सेल एग्री हुआ है तो स्टेज एफ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में जो है रिवेन्यू तब बुक कर लेना चाहिए। अब रिवेन्यू तब बुक करना चाहिए तो बुक कितना करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड एट स्टेज ई। ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन होगा, रिवेन्यू तो बुक कर लिया, ठीक है, तो बोथ दिस कंडीशन सेटिस्फाई ओनली एट स्टेज एफ व्हेन द सेल आर एग्रीड अपॉन एट अ प्राइस एंड गुड्स अलोकेटेड फॉर डिलीवरी पर्पस। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड एट स्टेज ई, जब गुड्स रेडी फॉर सेल है, ओके, जब गुड्स रेडी फॉर सेल है तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड एट स्टेज ई, ठीक है, ओके, रेडी फॉर सेल है तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिटरमाइंड एट स्टेज ई व्हेन गुड्स आर रेडी फॉर सेल आफ्टर ऑल नेसेसरी प्रोडक्शन प्रोसेस इज ओवर। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ये बोल रहा है कि स्टेज ई पे डिटरमाइन होगा जब गुड्स रेडी फॉर सेल है और सारी जो नेसेसरी प्रोसेस है प्रोडक्शन की वो ओवर हो गई। और नेट प्रॉफिट जो है, ओके, स्टेज ई, और नेट प्रॉफिट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड एंड पेमेंट बिकम्स ड्यू, तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना और नेट प्रॉफिट इतना, जब सारी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर हो गई और फिनिश गुड बन गए तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है व्हेन द गुड्स आर रेडी फॉर सेल, ठीक है, और नेट प्रॉफिट होता है डिटरमाइंड एट स्टेज जी व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड पेमेंट बिकम ड्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, ये तो हमने सही पकड़ा, बट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जब रिकॉर्ड करने की बात है तो ऐसा मत कर देना, सिंपल सी बात है, ऐसा मत कर देना कि जो आपने सेल एग्रीड किया है उसमें ही आपने बुक कर लिया कि कॉस्ट टू डेट और एनआरबी 30 माइनस 17,000 कर लिया, नहीं, इधर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, इस नोट्स में लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख दिया, होप्स आपको दिख रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट बुक एट स्टेज, ओके, कहाँ गया ये, 1 सेकेंड, ये ग्रॉस प्रॉफिट बुक एट स्टेज व्हेन गुड्स रेडी फॉर सेल, यही हमने पढ़ा, गुड्स रेडी फॉर सेल, और नेट प्रॉफिट बुक एट स्टेज व्हेन गुड्स डिलीवर, तो ठीक है, और रिवेन्यू बुक एट स्टेज, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज एट स्टेज व्हेन सेल एग्रीड, व्हेन सेल एग्रीड, ठीक है, जब सेल एग्रीड हो गया तब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। तो इस तरीके से हम जो है ये वाला इलस्ट्रेशन हमने इनसे पढ़ लिया है, तो अब इसको कट कर देते हैं। समझो अगला क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर कंपनीज ट्रेडिंग गोल्ड इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर कंपनी गोल्ड में ट्रेड करी है इन इंडिया फॉर इट्स कस्टमर आफ्टर परचेसिंग द गोल्ड, आफ्टर परचेसिंग गोल्ड एंड प्राइस ऑफ गोल्ड इज फिक्स विद इन 120 days। PSU is trading gold in India. After purchasing gold, the price of gold is fixed within 120 days. After purchasing, परचेस करने के बाद 120 दिन में प्राइस फिक्स हो जाएगा। पेन पेपर लेके बैठो अपने साथ। As per the rules and regulation of Indian bullion market by the customer at the close of the year, at the close of the year, at the close of the year, price of some gold was not fixed। अभी क्या बात हुई कि परचेस, आफ्टर परचेसिंग द गोल्ड, प्राइस ऑफ द गोल्ड 120 दिन में फिक्स हो जाएगा। अब एंड ऑफ द ईयर गोल्ड प्राइस फिक्स नहीं है, तो गोल्ड प्राइस वॉज नॉट फिक्स ऑन 31/3/17, तो गोल्ड प्राइस नॉट फिक्स ऑन 31/3/17। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। जब गोल्ड प्राइस फिक्स नहीं है ऑन 31/3/17 तो डिटेल्स गिवन बिलो। क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, किसकी प्राइस फिक्स नहीं है? 10,000 क्वांटिटी थी गोल्ड की। गोल्ड रेट 31/3/17 पे 275 है और गोल्ड प्राइस जो है फिक्स हुआ है 26 जून बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। 1 सेकेंड, परचेस किया 120 दिन में फिक्स होगा। मान लेते हैं कि 120 दिन जो है वो बाद में होगा, ईयर एंड के बाद में। तो ईयर एंड हमारा 31/3 है। 31/3 को जो गोल्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है 10,000 बार है। गोल्ड रेट जो है 275 है। फिर आया अपना 26 जून आया, तो ऐसे केस में 273 फिक्स हो गया, ठीक है। पर फाइनलाइजेशन उसके बाद हुआ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, अब समझना पड़ेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिगार्डिंग 10,000 TT बार। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, हमको इन्वेंट्री निकालना है।
रिगार्डिंग 10,000 TT बार टू बी बुक्ड, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू बी बुक्ड इन कंपनीज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12। इधर तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ ली इनने। तो हम देखो, अब समझने वाली बात यह है कि प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो फिक्स हुआ है 26 जून को, मतलब इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। और ये बैलेंस शीट, इवेंट ऑकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट की मतलब क्या, बैलेंस शीट डेट के बाद, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते हैं बाय द अथॉरिटीज उसके पहले वो रेट होती है। ठीक है, वो डेट पे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे तो हम उसको बुक कर लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सी, इसको समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ऐसा समझना रहेगा कि पब्लिक सेक्टर कंपनी गोल्ड में ट्रेड कर रहा है, परचेज करने के बाद प्राइस ऑफ द गोल्ड 120 दिन में फिक्स हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, प्राइस ऑफ द गोल्ड 120 दिन में फिक्स हो जाएगा। चलो ठीक है, पर फिक्स तो हो गया था, 120 दिन में फिक्स भी हो गया था, पर एट द क्लोज ऑफ द ईयर, जब इसके बाद जब ईयर एंड हुआ ना, इसको अब ऐसा समझना कि जब ईयर एंड हुआ ना तो ईयर एंड पे प्राइस ऑफ सम गोल्ड वाज नॉट फिक्स 31/3 तक, मतलब कि 120 दिन बाद जो फिक्स कराना, जैसे 10 गोल्ड है तो 8 गोल्ड की लिस्ट आ गई कि 8 गोल्ड की प्राइस ये है। पर कुछ 2 टाइप के गोल्ड ऐसे जैसे जिसकी प्राइस फिक्स नहीं करी थी, और 31/3/17 तक ऐसे गोल्ड रखे हुए थे हमारे पास, उनकी प्राइस फिक्स ही नहीं थी। पर जो है रिपोर्ट अप्रूव होने के पहले जो है फिक्स होगी 26 जून को, और 26 जून को फिक्स हो गई। तो ऐसे केस में हमको समझना पड़ेगा कि फिक्स हो गई 273 से। अब कंडीशन तो एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट, एट द बैलेंस शीट डेट की जो है गोल्ड की जो है रेट वो फिक्स होने वाली है, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। अब बाद में फिक्स हुई है, तो ऐसे केस में हम 273 से इसको वैल्यू करेंगे। अब इसको एक बार हमारे AS4 के नोट्स में भी लिख लेते हैं। देखो, ये AS9 का जो था पर्टिकुलर, ये हमने पॉइंट इधर भी लिख लिया। ठीक है, कि पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी जो है वो डील कर रही है गोल्ड में, ये सब चीज़ें। ठीक है, और हमने इसको इधर लिख लिया कि हम इसको 273 पे बुक कर देंगे। ठीक है, 31/3/17 का रेट 275 है, देन 26/6 का 273 है, और बुक एट 273। सो इस तरीके से सिंस हमने उधर भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को अब हम काट देते हैं। ठीक है, चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि देखो ये होंगे अच्छे क्वेश्चन, बट इसके छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट हमने कर लिए कॉपी, राइट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन 31/3/17। क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया ऑन 31/3/17 टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम्स रेट्रोस्पेक्टिवली, टू इंक्रीज द सेल ऑफ सर्टेन आइटम रेट्रोस्पेक्टिवली। तो हम टू इंक्रीज द सेल प्राइस, हम सेल प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। और भी हमने पढ़ा था कि रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन होता है जब वेजेस में, रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन होता है जब वेजेस में, तो ऐसे केस में ठीक है बुक तभी होगा व्हेन देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। समझते हैं, चलो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया 31/3/17 को कि इंक्रीज कर देते हैं सेल प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी से। इन द व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, द कंपनी हैज रिसीव 15 लाख फ्रॉम इट्स कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल मेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। अकाउंटेंट कैन नॉट मेक अप हिज माइंड बेटर टू इंक्लूड 15 लाख। तो ऐसे केस में देखो क्वेश्चन में दे के रखा है कि कंपनी हैज टू रिसीव, ओके, द कंपनी हैज टू रिसीव इन व्यू ऑफ प्राइस रिवीजन, कंपनी को रिसीव करना चाहिए 15 लाख फ्रॉम द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। तो ये अकाउंटेंट अब क्या करे, रिकॉर्ड करे नहीं करे। तो ऐसे केस में अगर कंपनी जो है अल्टीमेट कलेक्शन और रीजनेबल सर्टेनिटी, ठीक है, इफ देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, ठीक है, तो वही अगर अल्टीमेट कलेक्शन और रीजनेबल सर्टेनिटी कंपनी इज एबल टू असेस, ठीक है, तो ऐसे केस में एडिशनल रेवेन्यू जो है वो बुक कर लेना चाहिए। तो मे बी रिकॉग्नाइज, ऐसे केस में एडिशनल रेवेन्यू मे बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट को एक टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख लिया कि इफ कंपनी इज एबल टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, राइट। चलो, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन था, ओके, ये काट दिया। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वाई लिमिटेड यूज सर्टन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड इन रिटर्न एक्स रिसीव 10 लाख। तो वाई लिमिटेड ने एक्स के सर्टन रिसोर्सेज यूज करे, इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव करता है 10 लाख एंड 15 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम वाई। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेसिस दिस रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज, किस बेसिस पे मैं इस इंटरेस्ट और रॉयल्टी को रिकॉग्नाइज करूं। तो हमने पढ़ा था
कि इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करो टाइम प्रपोर्शन में और रॉयल्टी को रिकॉग्नाइज करो एक्रूअल बेसिस में। सी इधर ऐसे रेड कलर के से बॉक्स बना लिए ताकि उससे और थोड़ा सा समझ में आ जाए कि चलो इस पर क्वेश्चन थे। ओके, तो चलो ये हमने कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्लेम लॉन्च विद रेलवेज इन मार्च 15 फॉर लॉस ऑफ गुड्स। क्लेम लॉन्च करा विद द रेलवेज, क्लेम लॉन्च करा विद द रेलवेज मार्च 15 में फॉर लॉस ऑफ गुड्स हुई है, गुड्स लॉस हो गए एंड हैज बीन पास्ड फॉर पेमेंट इन मार्च 17। और पास कब हुआ? मार्च 17 में, और 1.5 लाख का क्लेम पास हुआ। तो ऐसे कैसे मुझे बताओ कि क्लेम के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था कुछ, जैसे इंश्योरेंस क्लेम के रिस्पेक्ट में जब देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। तो देखो पास कब हुआ क्लेम? मार्च 17 में। कोई एंट्री नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन द क्लेम वॉज लॉन्च। ऑब्वियस सी बात है कि क्लेम लॉन्च करोगे तब सर्टेनिटी थोड़ी ना है, ठीक है। तो क्लेम लॉन्च करना डजंट गिव सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। तो एडवाइस पी कंपनी को अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या ट्रीटमेंट होगा? तो देखो अब सर्टेनिटी है, ठीक है, तो ऐसे केस में अब बुक कर लो, ठीक है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐसे केस में इसको ये भी लिखना पड़ता है कि ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं, ये भी लिखना पड़ता है। क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है कि करंट ईयर में कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर अराइज हो रहे हैं ड्यू टू एरर और ओमिशन इन प्रायर पीरियड। अब देखो क्लेम मैंने प्रायर पीरियड में बुक नहीं करा था, ठीक है, क्लेम मैंने प्रायर पीरियड में बुक नहीं करा था। इसलिए बुक नहीं करा था क्योंकि प्रायर पीरियड में तो रिकॉग्निशन का ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो इसलिए पुराने साल का क्लेम मैं अब बुक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने कुछ एरर कर दी। अरे मैंने पुराने साल का क्लेम पुराने साल में इसलिए बुक नहीं करा क्योंकि रिवेन्यू के रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं करा, इसलिए अब कर रहा हूँ। तो ये कोई मेरा एरर थोड़ी ना है, इसलिए प्रायर पीरियड आइटम नहीं है ये, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर देख लेते फिर समझते। और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, चलो ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम भी ऑर्डिनरी आइटम भी होता है। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूडेंस सजेस्ट नॉन कंसिडरेशन ऑफ क्लेम एज एन असेट इन एंटिसिपेशन, ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नॉन कंसिडरेशन ऑफ क्लेम एज एन असेट इन एंटिसिपेशन, तो ऐसे असेट आप बुक नहीं करना। सो रिसिप्ट ऑफ क्लेम इज जनरली रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस। ओके, रिसिप्ट ऑफ क्लेम जो है जनरली हम रिकॉग्नाइज करते हैं कैश बेसिस पे, ठीक है। AS 9 बोलता है कि व्हेन देयर इज एन एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम। तो जब आपने क्लेम रेज करा था तब तो रीजनेबल सर्टेनिटी लैक करती थी, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड। AS 9 स्टेट दैट रिवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इट इज कंसिडर्ड रेवेन्यू फॉर द पीरियड जब प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, इन विच इट इज प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज। इन दिस केस इस मेड बी अज्यूम्ड, ये एज्यूम करा है कि कलेक्टेबिलिटी ऑफ द क्लेम वॉज नॉट सर्टेन। अर्लियर पीरियड में जब आपने क्लेम करा है तब जो है अर्लियर पीरियड्स में कोई कलेक्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी, ठीक है। और जब क्लेम पास हुआ ना 1.5 लाख का, तो ही कलेक्टेबिलिटी क्रिएट हुई। दिस इज सपोज फ्रॉम द फैक्ट, और ये दिख भी रहा है, दिस इज सपोज फ्रॉम द फैक्ट दैट ओनली 1.5 लाख वर कलेक्टेड अगेंस्ट द क्लेम ऑफ 2 लाख। सो दिस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम। ये तो प्रायर पीरियड आइटम होगा भी नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इन द लाइट ऑफ रिवाइज्ड AS 5 ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, ठीक है। However, AS 5 states that when item of income and expenditure within P&L from ordinary activity are of such size। देखो यही बोला है कि एन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चलो ये ऑर्डिनरी आइटम के है, एक्टिविटी के है, पर वो अब सच साइज और नेचर के है कि डिस्क्लोजर जरूरी है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज फॉर द पीरियड। तो फिर नेचर एंड अमाउंट, अगर वो सच साइज और नेचर के है कि डिस्क्लोजर रेलेवेंट है परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, तो ऐसे केस में साइज और अमाउंट, ऐसे केस में नेचर और अमाउंट ऑफ सच आइटम उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली, एंड अकॉर्डिंगली नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। तो ऐसे केस में इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। तो ये भी इसको एक बार हम लिख लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में पढ़ी थी, ये हमने AS 5 में पढ़ा हुआ है। तो देखो ये हमने पढ़ लिया है कि क्लेम अगर लॉन्च करा है और पास हुआ है आफ्टर 2 ईयर, ऐसा माना है, तो ऐसे केस में ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है।
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो सच साइज एंड नेचर और इंसिडेंस के है कि डिस्क्लोजर इज़ रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, ये डिस्क्लोजर बताना जरूरी है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, तो ऐसे केस में हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे सेपरेटली, और ये हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में समझा ही था। ओके, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमने काट दिया, ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमने लिख ली है, ठीक है। ओके, चलो, SCL लिमिटेड सेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू डीलर, तो SCL लिमिटेड जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डीलर को सेल करती है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 2% पर मंथ, और एक कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट पेबल होता है 2% पर मंथ फॉर डिले पेमेंट। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 2% फॉर डिले पेमेंट, कि अगर आपने डिले पे करा तो 2% इंटरेस्ट लग जाएगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी is only 10% on such overdue outstanding due to various reason. अब during the year 16-17 company wants to recognize entire interest receivable. Do you agree? देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करता है डीलर को, एक कंडीशन सेल की ये है कि इंटरेस्ट पेबल होगा एट द रेट 2% फॉर डिले पेमेंट, कि अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हो तो 2% इंटरेस्ट लगेगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%, इंटरेस्ट रिकवरी अगर आप करोगे भी ना तो 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे कारण हैं इस कारण से। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज इंटायर इंटरेस्ट, तो 16-17 में कंपनी चाह रही है कि इंटायर इंटरेस्ट को रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर ले इनकम। क्वेश्चन ये आता है कि लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%, तो ये समझने का है कि क्या ये बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी 10% तक हो सकती है, कि या ऐसा बताया है कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी 10% की हो गई है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू ड्यू टू वेरियस रीजन, कि इंटरेस्ट रिकवरी हो गई है 10%, या ऐसा बताना चाह रहे हैं कि कंडीशन ऑफ सेल ऐसी है कि अगर आपने डिले पेमेंट किया तो 2% है और 10% तक ही हम इधर रिकवर कर सकते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन का इंटेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन का पहला वाला इंटेंट है कि परसेंटेज ऑफ रिकवरी 10% तक कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रिकवरी कर सकते हो, पर इंटरेस्ट रिकवरी तभी होगी जब एक राइट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप टाइम प्रपोर्शन के बेसिस पे इसको बुक कर लेना। पर इधर अगर इंटरेस्ट रिकवरी हो गई है 10% की, तो फिर ऐसे केस में तो आप बुक ही कर लो, समझते हैं। एज पर एज 9 व्हेन देयर इज एबिलिटी टू अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, कि आप अगर एबिलिटी है टू अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, ठीक है, ठीक है, व्हेन एबिलिटी टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम, जैसे कि एक्सकेलेशन ऑफ प्राइस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, ये भी एक क्लेम हो गया है, ओके, ये भी एक क्लेम हो गया है। ये इंटरेस्ट एक तरीके से ये हमको समझना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नहीं है, सॉरी, ये इंटरेस्ट क्लेम वाला इंटरेस्ट है, कि लेट पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो ये क्लेम वाला है, ठीक है। ये हम जो इंटरेस्ट बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। तो इधर हमने जो है थोड़ा सा इसको मोल्ड कर दिया कि सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन ना, जो हम रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन में भी देखते हैं, एस्केलेशन ऑफ प्राइस में जो हमने बात कर ली है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंटरेस्ट, क्लेम्स, हम सब में देखते हैं ऐसा। अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी, अगर वो लैक करता है तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज तब करते हैं व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड, व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी, जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहे, ठीक है, एज टू अल्टीमेट कलेक्शन रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल और एंडिंग सर्विस। तो जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल और एंडिंग ऑफ सर्विस, इवन दो पेमेंट जो है मेड आर इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, भले ही पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है पर रिवेन्यू तो बुक हो जाता है। SCA लिमिटेड कैन नॉट रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट अमाउंट अनलेस, मतलब कि कैन नॉट रिकॉग्नाइज
इंटरेस्ट अमाउंट अनलेस द कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड इट। जब तक आप उसको एक्चुअली रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप उसको बुक नहीं कर सकते। फिर लिखा हुआ है कि 10% रेट ऑफ रिकवरी ऑन ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो एन एस्टिमेट एंड इज नॉट सर्टन। ये कोई सर्टन नहीं है, हैंस कंपनी एडवाइज टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रिसीवेबल ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस। ठीक है, तो हम क्या समझे कि जब रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन होता है वेजेस का, प्राइजेस का, ठीक है, जैसे एस्केलेशन ऑफ प्राइस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंटरेस्ट क्लेम्स, ये जो भी है, अगर कंपनी इज एबल टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन कि मेरे को अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा विथ एन रीजनेबल सर्टेनिटी कि मेरे को कलेक्शन हो जाएगा, तो बुक कर लो। अदरवाइज अल्टीमेट कलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में आप कैश में जब पैसा मिलेगा ना आपको ये क्लेम का, तभी उसको बुक करना। ठीक है, तो अल्टीमेट कलेक्शन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए, अदरवाइज आप कैश बेसिस पे बुक कर लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ये क्वेश्चन भी काटो। ठीक है, और ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन ये था कि ए लिमिटेड ने सोल्ड करी बिल्डिंग 50 लाख की टू बी एंड ऑल्सो गिवन द पोजीशन टू बी। तो क्या बोला है, ए लिमिटेड ने सोल्ड करी बिल्डिंग 50 लाख की बी को और ऑल्सो गिवन पोजीशन टू बी। द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 30 लाख। तो ए लिमिटेड ने सोल्ड करा बिल्डिंग 50 लाख का बी को, तो बोला गया है कि ए लिमिटेड ने सोल्ड करा बिल्डिंग 50 लाख का बी को एंड ऑल्सो हैज़ गिवन पोजीशन टू बी, बी को पोजीशन भी दे दिया। बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 30 लाख है एज ऑन 31 मार्च 17, डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर पेंडिंग। तो 31 मार्च 17 को डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग थे, बाकी ए ने बी को बिल्डिंग सोल्ड कर दी, इनफैक्ट पोजीशन भी दे दिया। कंपनी ने सेल रिकॉर्ड नहीं करी और बोल दिया कि जो भी हमको अमाउंट रिसीव हुआ है वो एडवांस में रिसीव हुआ है। क्या ये ट्रीटमेंट से सही है? आप ये ट्रीटमेंट का सही है? तो इधर आप देखो कि राइट रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर कर दिया ना। अगर आप देखें तो ये इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड का केस तो है नहीं, ये गुड्स एंड सर्विसेज का केस है। तो गुड्स में अगर आपने प्रॉपर्टी भी माना तो समझो ना, इधर आपने सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, द इकोनॉमिक रियलिटी एंड सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट रिस्क एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ऑल द लीगल टाइटल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, पर जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड, या अपन बोल सकते हैं राइट्स एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर कर दिया, भले ही लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, इन लीगल। तो ऐसे केस में फिर भी आपको सेल रिकॉर्ड कर देना चाहिए और रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए प्रॉफिट 20 लाख का इन P&L। बिल्डिंग शुड बी एलिमिनेट फ्रॉम द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से उसको एलिमिनेट करो। तो हमने जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है इधर लिख लेते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इन द सेंस की सिग्निफिकेंट जो इकोनॉमिक रियलिटी एंड सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट राइट एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। सो इस तरीके से जो है हमने ये वाला कंसेप्ट भी समझ लिया है। और अब सिंस हमने जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम प्रैक्टिस एनल के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं PM। राइट शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन रिवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, इफेक्ट ऑन अनसर्टेनिटी ऑन रिवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये तो हमने पढ़ा था कि इफेक्ट अनसर्टेनिटी का क्या है कि जब अनसर्टेनिटी होगी तो हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, यही है इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये शॉर्ट नोट वैसे पूछते नहीं है तो बेटर है कि नहीं देखे, क्योंकि आजकल आता नहीं है। ठीक है, हम तो यही बोलेंगे कि रिवेन्यू तो तभी रिकॉग्नाइज हो जाए जब सर्टन हो, जब अनसर्टन होता है तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता है, वो डेफर हो जाता है, तो उसको PPI भी नहीं बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सब हटाओ। ओके, चलो फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि AS9 में वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। देख लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्ड दैट रेवेन्यू इज मेजर्ड एंड एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस इट वुड नॉट बी अनरीजनेबल। ठीक है, मेजर्ड होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तो शुड बी रेवेन्यू इज मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए और सर्टेनिटी होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। वेयर द एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग। ठीक है, तो ऐसे केस में रिवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये तभी बुक करना चाहिए जब सर्टेनिटी हो। ठीक है, भले ही फिर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आ रहा है पर आपको लग रहा है कि आने की सर्टेनिटी है तो बुक हो जाएगा। व्हेन द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्टिव लिएबिलिटी अराइज। एक चीज़ ये भी है, चलो ठीक है, एक हमने ये पढ़ लिया अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में कि जब सर्टेनिटी हो तभी बुक करना, और अनसर्टेनिटी होगी तो आप पोस्टपोन कर देना। ठीक है,
और एक ये था कि पहले अनसर्टेनिटी है सब्सिक्वेंट अराइज हुई, तो ऐसे केस में आप रिवेन्यू को एडजस्ट मत करना कि पहले सर्टेनिटी थी बाद में अनसर्टेनिटी हो गई है तो प्रोविजन बना देना, पर रिवेन्यू को एडजस्ट मत कर देना, ठीक है, सेपरेट प्रोविजन बना लेना। एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज दैट consideration receivable for the sale of good, rendering of services or use by the others of enterprise resources is reasonably determinable। तो जो कंसिडरेशन है वो रीजनेबली डिटर्मिनेबल हो, ठीक है। अगर कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है तो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू पोस्टपोन होना चाहिए। जब ऐसे केस में जब कंसिडरेशन ही आपका डिटर्मिनेबल नहीं है तो फिर ऐसे केस में रिकॉग्निशन पोस्टपोन कर दो आप। जब कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है तो भी रिकॉग्निशन पोस्टपोन कर दो, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल था क्वेश्चन, इतना कुछ खास नहीं था, छोड़ो। ओके, एसएम कंपनी, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, एसएम कंपनी का करते हैं। क्या बोला है, एसएम कंपनी हैज टेकन ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी सडनली इन द ईयर 16-17 द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट हैज गोन अप टू 7। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट 7% तक बढ़ गया है। तो आपको अब डर लग रहा है कि परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट जो है 7% से बढ़ गया है। कंपनी वांट टू रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस क्लेम एज रिवेन्यू। वो कंपनी चाह रही है कि इंश्योरेंस क्लेम को रिवेन्यू बुक कर ले, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम को रिवेन्यू बुक कर ले, राइट, इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एज। डू यू एग्री? द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट गोन अप बाय 7%, तो ऐसे केस में कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस क्लेम। ये कौन सा असेसमेंट हुआ भाई? आप रिवेन्यू तब बुक करते हो जब एक रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हमको कलेक्शन मिल जाएगा। तो इधर कैसे रीजनेबल सर्टेनिटी मिल रही है? आप बुक नहीं कर सकते। एक बार देख लेते, डज नॉट सीम टू बी नॉट एडवाइज टू रिकॉग्नाइज दिस इंश्योरेंस क्लेम। अब समझते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्निशन इज मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन। When there is no uncertainty, जब अनसर्टेनिटी ही नहीं, when there is no uncertainty, जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती है, when there is no uncertainty in the ultimate collection, ठीक है, revenue is recognized at the time of sale और rendering of services जो भी है, और amount is usually determined by agreement between the parties. It will be appropriate to recognize revenue when it is reasonably certain. revenue तभी recognize करना चाहिए जब reasonably certain हो, ठीक है। तो क्या है कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन इज मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। अब जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती है, व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द अल्टीमेट कलेक्शन, तो फिर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तब बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेल रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एज द केस में बी, इवन दो फिर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। तो ठीक है, यही हमने इधर भी लिख लिया कि व्हेन देयर इज सर्टेनिटी इन अल्टीमेट कलेक्शन, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एज द केस में भी, इवन दो पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, ठीक है। चलो, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज रिवेन्यू ओनली व्हेन इट इज रीजनेबली सर्टेन। अब इधर एसएम कंपनी वांट्स टू सडनली रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस क्लेम। इधर तो कुछ तो भी था कि सडनली इनको रिकॉग्नाइज करना है इंश्योरेंस क्लेम बिकॉज it has increased over previous year, but there are uncertainties involved. So claim does not seem to be in course of ordinary activity of the company. SM company is not advised to recognize this insurance claim as revenue. तो इधर लिख लिया है कि अगर इंक्रीज हो रहा है एक्सीडेंट में, doesn't mean that one should book transit insurance claim, ठीक है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, there are uncertainty involved in settlement of claim. चलो, तो लिखा है बिकॉज देयर आर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। चलो ठीक है, सो इस तरीके से हमने चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। क्वेश्चन को भी कट करो, इतना कुछ खास क्वेश्चन ये भी नहीं था, हमने छोटे छोटे पॉइंट इधर बुक कर लिए। ओके, क्वेश्चन 32, बॉटम लिमिटेड एंटर इनटू सेल डीड फॉर इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर के पहले सेल डीड में एंटर हो गया, बट रजिस्ट्रेशन was done with registrar subsequent to balance sheet date. But before finalization, is it possible to recognize sale and gain at the balance sheet date? तो हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर कर दिया है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, भले ही टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं हुई तो गेन आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में
यस बोथ द सेल्स एंड गेन शुड बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, काटो। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विक्ट्री लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लक्की। तो विक्ट्री लिमिटेड ने गुड्स परचेस करे लक्की से 250 करोड़ में फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, विक्ट्री लिमिटेड ने परचेस करे गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लक्की फॉर 250 करोड़ फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो 250 करोड़ में उसने खरीदे। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लक्की फॉर 250 करोड़, एक्सपोर्ट ऑर्डर वॉज कैंसिल। अब वो जो विक्ट्री ने परचेस करके रखा था ना, अब उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। विक्ट्री डिसाइडेड टू सेल द सेम गुड्स इन द लोकल मार्केट। तो बोलेगा चलो मैं लोकल मार्केट में बेच दूंगा विद द प्राइस एट डिस्काउंट। लकी लिमिटेड वॉज रिक्वेस्टेड टू ऑफर प्राइस डिस्काउंट एट ऑफर 15%। तो लकी लिमिटेड वॉज रिक्वेस्टेड टू ऑफर अ प्राइस डिस्काउंट ऑफ 15%। तो लकी लिमिटेड वॉज रिक्वेस्टेड to offer a price discount of 15%. Chief accountant of Lucky Limited wants to adjust the sale figure to the extent of discount requested by Victory. तो Lucky Limited ने Lucky Limited को रिक्वेस्ट करा, Lucky Limited was requested to offer a price discount कि देखो मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया है, प्लीज़ मुझे प्राइस डिस्काउंट दे दो, मैं नहीं आपका पूरा पे कर पाऊंगा, प्लीज़ मुझे डिस्काउंट दे दो। तो चीफ अकाउंटेंट ऑफ लकी लिमिटेड वांट्स टू एडजस्ट द सेल फिगर। अब क्या लिखा है, चीफ लिमिटेड ऑफ लकी वांट्स टू एडजस्ट द सेल फिगर, उसको सेल फिगर एडजस्ट करना है। तो भैया ऐसा करना है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, एडजस्ट कर सकते हैं क्या सेल फिगर? नहीं, यू कांट एडजस्ट द सेल फिगर। आप सेल फिगर को एडजस्ट नहीं कर सकते, आप प्रोविजन बना लो। इधर लिखा हुआ ही है, हमने पॉइंट्स में पढ़ा था। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब अनसर्टेनिटी अराइज होती है लेटर तो प्रोविजन बना लो। तो समझो, तो अनसर्टेनिटी रिलेट हुई, ठीक है, तो सेपरेट प्रोविजन बना लो। ठीक है, यही हमने पढ़ा। एंड नॉट शो डिडक्ट फ्रॉम द सेल्स फिगर, तो ऐसे केस में सेल्स फिगर एडजस्टमेंट करो। ठीक है, रिवेन्यू एडजस्टमेंट नहीं होगा। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन, गोल्डन ईगल लिमिटेड हैव बीन सक्सेसफुल ज्वेलर फॉर पास्ट 100 ईयर एंड सेल आर अगेंस्ट कैश। तो गोल्डन ईगल लिमिटेड वो सक्सेसफुल ज्वेलर है। 1 सेकेंड, कितने क्वेश्चन है? अच्छे हैं क्वेश्चन इन द सेंस की, ठीक है, क्वेश्चन है। तो गोल्डन ईगल लिमिटेड हैज बीन सक्सेसफुल ज्वेलर फॉर पास्ट 100 ईयर एंड सेल आर अगेंस्ट कैश। सेल्स तो कैश में होती है। कंपनी डाइवर्सिफाइड इनटू अपैरल, यंग सीनियर एग्जीक्यूटिव वाज पुट इन चार्ज ऑफ अपैरल बिजनेस एंड सेल इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव आया और सेल को इसने इंक्रीज कर दी 5 गुना। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इज दैट डीलर कैन रिटर्न द अनसोल्ड स्टॉक। तो एक कंडीशन सेल्स की ये थी कि डीलर रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड स्टॉक विद इन 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ सीजन, कि सीजन खत्म होने के 1 महीने तक जो है डीलर रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड स्टॉक। अब देखो, सेल्स रिटर्न फॉर द ईयर वॉज 25%, सेल्स रिटर्न 25% है। सजेस्ट अ सुटेबल रिवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि सक्सेसफुल ज्वेलर थे पास 100 ईयर का, सेल तो कैश में ही करता था, अपैरल में गया और अपैरल का बिजनेस 5 गुना बढ़ा दिया। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल ये है कि डीलर रिटर्न कर सकता है अनसोल्ड स्टॉक 1 महीने के अंदर सीजन खत्म होने के, और सेल्स रिटर्न 25% है। अब समझो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कब जाना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग इज यूजुअली डिटरमाइंड, तो जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है वो तो एग्रीमेंट से पता चलता है। जब व्हेन अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट, जब अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती है, व्हेन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट और इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट। ओके, जब अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और इधर हमने अनसर्टेनिटी की रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी, तो ऐसे केस में आप डिले कर दो। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती तो डिले कर दो। ठीक, तो इधर इन केस ज्वेलरी बिजनेस, अभी ज्वेलरी बिजनेस की बात कर रहे हैं, सेल तो हम कर रहे हैं कैश में, तो रिटर्न तो नेग्लिजिबल है एंड रिटर्न नेग्लिजिबल है। हैंस रिवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन सेल। ठीक है, कैश सेल की बात करें तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे सेल पे। तो ये हम लिख लेते हैं कि कैश सेल पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है सेल पे। अब ऐसे केस में कैश सेल तो हो गया, तो ठीक है, इन अपैरल इंडस्ट्री डीलर के पास राइट है रिटर्न करने का। ठीक है,
तो व्हेन देयर इज अ क्रेडिट सेल नहीं बोलना था कि व्हेन डीलर हैव अ राइट टू रिटर्न द अनसोल्ड गुड विद इन 1 मंथ, इन दिस केस कंपनी इज बियरिंग द रिस्क ऑफ सेल्स रिटर्न। तो ऐसे केस में कंपनी बियर कर रही है रिस्क ऑफ सेल्स रिटर्न एंड देयरफॉर कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। ठीक है, द कंपनी में डिस्क्लोज सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी डिस्क्लोज कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके, सेपरेटली फॉर बोथ ज्वेलरी एंड अपैरल बिजनेस। जैसे केस में लिखा हुआ है अगर डीलर जो है हैव अ राइट टू रिटर्न द अनसोल्ड गुड, तो ऐसे केस में रिकॉग्नाइज मत करो जो 25% रिटर्न है, क्योंकि उस पर सर्टेनिटी नहीं है कलेक्शन की। कंपनी में डिस्क्लोज सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेटली फॉर बोथ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस वाइज रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ों को इधर नोट कर लिया गया है कि कंपनी में डिस्क्लोज सुटेबल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बोथ ज्वेलरी एंड अपैरल बिजनेस। तो ये सब चीज़ें लिख ली गई है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो है इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था ये भी। प्राइमा लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड करे हैं वर्थ ₹50,000 टू वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी ने आस्क करा डिस्काउंट 8,000 का विच वॉज एग्रीड बाय प्राइमा। तो वाई एंड कंपनी ने आस्क करा तो डिस्काउंट दे दिया। सेल वॉज इफेक्टेड, गुड्स वर डिस्पैच आफ्टर रिसीविंग गुड्स वर्थ ₹7,000 वॉज फाउंड डिफेक्टिव। प्राइमा ने गुड्स सोल्ड करे, वाई कंपनी ने डिस्काउंट मांगा 8,000 को, उसको डिस्काउंट दे दिया। सेल हुआ, गुड्स डिस्पैच हुए, गुड्स रिटर्न आफ्टर रिसीविंग गुड्स। जब वाई एंड कंपनी को गुड्स रिसीव हुए 7,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकल गए, तो उसने रिटर्न कर दी इमीडिएटली। दे मेड अ पेमेंट ऑफ 35,000 टू प्राइमा। अब 35,000 कैसे करें प्राइमा को, क्योंकि 8,000 का जो डिस्काउंट है और 7,000 का रिटर्न है। अकाउंटेंट ने बुक करी सेल्स 35,000 की। अकाउंटेंट ने बुक कर दी सेल 35,000 की। दे मेड द पेमेंट ऑफ 35,000 टू प्राइमा, और अकाउंटेंट ने सेल बुक करी 35,000 की। क्या सही है? तो देखो इधर ये सबसे पहले देखो कि रिटर्न तो हो गया, चलो ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो जो है हमको प्रोविजन बताना पड़ेगा। देखो क्या बोल दिया कि सेल बुक कर ली 35,000 की। अब मुझे बताओ कि जब गुड्स रिटर्न हुए हैं तो ऐसे केस में तो देखो सबसे पहले तो हम इधर ही समझ लो कि प्राइमा लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड करे 50,000 के, वाई एंड कंपनी ने आस्क करा डिस्काउंट 8,000 का। तो जब वाई एंड कंपनी ने खुद ही आगे होके बोला कि डिस्काउंट दो, तो ये तो कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, विच वॉज एग्रीड बाय प्राइमा। ठीक है, प्राइमा एग्री हो गया। सेल वॉज इफेक्टेड, गुड्स वर डिस्पैच, और गुड्स रिसीव होने का 7,000 डिफेक्टिव निकल गए। पेमेंट 35,000 का करा। तो ऐसे केस में अकाउंटेंट को समझो, अकाउंटेंट को तो रिवेन्यू तो ग्रॉस इनफ्लो के हिसाब से 50,000 बुक कर देना चाहिए, और जो डिस्काउंट है ठीक है उसको और रिटर्न को उसको प्रोविजन बना देना चाहिए। इन द गिवन केस प्राइमा लिमिटेड, क्योंकि रिवेन्यू अपना ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश होता है। ठीक है, इन द गिवन केस। पर अगर ऐसी कंडीशन पहले से ही होती कि आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ होता, तो ऐसे केस में आप पूरी बुक करके प्रोविजन बनाते, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही एग्रीमेंट में फिक्स है। ठीक है, इधर कुछ एग्रीमेंट में ऐसा फिक्स नहीं था। रिटर्न हो गया तो अब क्या करें, रिटर्न हो गया तो ठीक है, रिटर्न हो गया, तो ऐसे केस में फिर आप प्रोविजन बनाओ। इन द गिवन केस प्राइमा लिमिटेड को रिकॉर्ड कर देना चाहिए सेल ग्रॉस वैल्यू 50,000 पे डिस्काउंट, और जो गुड्स रिटर्न करे उसका सूटेबल प्रोविजन बनाओ। प्राइमा लिमिटेड माइट हैव सेंड क्रेडिट नोट ऑफ 15,000 टू मिसेस वाई, क्योंकि अब उससे 50,000 नहीं लेना है, 35,000 लेना है, टू अकाउंट फॉर दिस एडजस्टमेंट। ठीक है, द कंटेंशन ऑफ द अकाउंटेंट टू बुक द सेल्स फॉर 35,000 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में कंटेंशन ऑफ अकाउंटेंट की वो सेल बुक करे 35,000 की, ये करेक्ट नहीं है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिवेन्यू रिकॉग्निशन के हर एक क्वेश्चन में ना कुछ तो अच्छा है। देखो क्वेश्चन हम ये सारे काट रहे हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को लिख रहे हैं, पर अगर आप ये भी तो देखो कि हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ लिखने का हो रहा है, तो ऐसा है कि कोई क्वेश्चन भी कर सकता है तो क्वेश्चन भी कर ले। ठीक है, या अगर उसको एडजस्टमेंट पढ़ के काम हो रहा है तो एडजस्टमेंट पढ़ के भी वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इधर कि ठीक है, अगर एडजस्टमेंट पढ़ के काम हो रहा हो तो एडजस्टमेंट से काम चला लो, अदरवाइज आप क्वेश्चन कर लो सारे। ठीक है, तो इधर लिख लिया गया है कि या तो आप क्वेश्चंस कर लो या तो आप एडिटिंग जो करके रखी है वो उसको रीड कर लो आपकी इच्छा पे, बिकॉज क्वेश्चंस आर गुड। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस आर गुड। ओके, चलो अब आखिरी क्वेश्चन है शायद तक ये 36 क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है।
देखो क्या बोला है, मून लिमिटेड एंटर हुआ है एग्रीमेंट में सन के साथ फॉर सेल ऑफ गुड्स 8 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, सेल ट्रांजेक्शन 1 फरवरी को हुआ। ऑन द सेम डे सन लिमिटेड भी एक ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ विद मून के साथ टू रीसेल द सेम गुड्स एट 10.80 लाख, कि हम 10.80 लाख में तुमको दे देंगे। वो एंटर हुआ 1 अगस्त को। ठीक है, ऑन द सेम डे सन लिमिटेड भी एंटर हुआ उसी दिन में कि हम 1 अगस्त को आपको इतने पे बेच देंगे। अब एक तरीके से ये जो ट्रांजेक्शन है जहाँ पे आप गुड्स बेच रहे हो 8 लाख में तो आपको पैसे मिल रहे हैं, मून को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर सन जो है फिर क्या बोल के रखा है, मून लिमिटेड सेल कर रहा है। ठीक है, तो उसको पैसे मिले। ठीक, फिर सन लिमिटेड जो है आपको वापस बेच रहा है, शायद 6 महीने बाद ही बेच रहा है। और 1 फरवरी से फरवरी मार्च एक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने बाद ही आपको वापस बेच रहा है 10.80 लाख पे। तो ये एक तरीके से लोन वाला ट्रांजेक्शन हो गया देखा जाए तो। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लोन वाला ट्रांजेक्शन हो गया है, और जो डिफरेंस है 2.80 का ये फाइनेंसिंग चार्जेस लग रहा है, क्योंकि ये सेल एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन हो गया है। कि मून लिमिटेड को, इसको ऐसा समझो कि मून लिमिटेड को पैसे की जरूरत थी तो उसने सेल कर दिया सन लिमिटेड को 8 लाख में कोई सा गुड्स, और सन लिमिटेड के पास चले गए गुड्स और पैसे मिल गए हैं 8 लाख के। तो सन लिमिटेड के पास गुड्स एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है। अब सन लिमिटेड ने वही गुड्स आपको वापस बेच दिए और मून लिमिटेड ने आपको 10.80 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब ऐसे केस में मून लिमिटेड को 6 महीने के अंदर ही 2.5 लाख का 2.8 का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान नहीं है, वो इंटरेस्ट है कि जब मून लिमिटेड को पैसे चाहिए थे तब 8 लाख की व्यवस्था हो गई, बस 6 महीने बाद 10.80 रिटर्न कर देना, गुड्स मून के पास आ जाएंगे, 10.80 सन के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन और ये फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हो गया एक तरीके से। अब क्या करें? ठीक है, ये 9th का जो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हो गया है, तो इसको कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, अब समझो, इन द गिवन केस मून लिमिटेड कॉन्करेंटली agreed to repurchase the same good from Sun. Also, reselling price भी predetermined है and covered purchasing and holding cost of Sun Limited. Hence, transaction between Moon and Sun Limited on 1st Feb should be accounted for as financing rather than sale. तो ऐसे केस में सबसे पहले अगर आप एंट्री करोगे तो आप क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स करोगे क्या? क्योंकि तो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट आपको पैसा आए तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मून लिमिटेड। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल की सन, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांसेस फ्रॉम सन। ठीक है, सेल नहीं आएगा। तो ऐसे केस में तो ये क्या बोला गया है कि मून ने कॉन्करेंटली एग्रीड कर लिया कि हम रीपर्चेस कर लेंगे ज़्यादा प्राइस पे। ऑल्सो रीसेलिंग प्राइस भी जो है प्री डिटरमाइंड है, जिसने कवर कर दिया परचेसिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। जो सन ने परचेस करके रखा है ना 8 लाख में, जो भी परचेस करा था 9.6 लाख में, ये जो परचेसिंग और होल्डिंग कॉस्ट है ये कवर हो गई। ठीक है, ये तो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है, तो सेल एंड लीज बैक का फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांसेस फ्रॉम सन होगा, 9.6 लेना है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांसेस फ्रॉम सन या टू सन लिमिटेड कर दो, एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई 9.6 लाख के, 40,000 की और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। मैं इसको 8 + 2.8 बोला था, ये गलत हो गया था, क्योंकि 8 लाख की जो है सेल ऑफ गुड्स 8 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ना, ये भी समझना चाहिए। तो 9.6 की सेल है, फाइनेंसिंग चार्जेस 40,000 से और मैंने लाइबिलिटी खड़ी कर दी मून ने सन के रिस्पेक्ट में, फाइनेंसिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सन, तो ऐसे केस में P&L अकाउंट डेबिट टू फाइनेंसिंग चार्जेस कर दिया, और इस तरीके से सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन ओवर हुआ। तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन रादर देन सेल। तो लिख लिया है इसको 9th पॉइंट में, इसको भी जोड़ लिया कि सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है, ये सेल ट्रांजेक्शन नहीं है। इसलिए हम एंट्री ऐसे पास करेंगे कि हमको जब पैसे मिले तो बैंक टू सन, जब हम इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी खड़ी कर देंगे, फिर इंटरेस्ट को जो P&L अकाउंट में ले जाके बाद में हम जो है बैंक से उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इतना कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से AS9 के क्वेश्चंस हमने ओवर कर दिए हैं। अब जरूरी क्या है कि AS स्ट्रक्चर ओपन करना और समझना कि AS स्ट्रक्चर में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस किस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए गए हैं। AS9 की बात करें तो अच्छा खासा कंटेंट पूछा गया है AS9 के रिस्पेक्ट में। चलो देखते हैं। तो अच्छे खासे क्वेश्चन जो है RTP MTPs में है, अराउंड 8-10 क्वेश्चन RTP MTPs में भी है। तो हम क्यों ना एक बार RTP के ट्रांजेक्शंस, RTP के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? वन सेकेंड, AS9 सेकेंड क्वेश्चन है। प्राइजी लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट। तो प्राइजी लिमिटेड है वो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट। तो रेडीमेड गारमेंट ये बनाते हैं। दे प्रोवाइड यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2017। ऑन 15 जनवरी गारमेंट वॉच ₹4 लाख। 15 जनवरी को देखो, पहले 4 लाख के गारमेंट वर सेंट टू अंश ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ऑफ विच 25% गारमेंट अनसोल्ड वर लाइंग विद अंश एज ऑन 31 मार्च 2017। तो गारमेंट कंसाइनमेंट सेल में अपन ने पढ़ा था कि कंसाइनमेंट सेल में ऐसा है कि जब अल्टीमेट कस्टमर को फाइनली सेल होता है तभी रिकॉग्नाइज करना रिवेन्यू। जैसे केस में जब 25% अनसोल्ड है तो 75% बुक करना है। तो लिखा हुआ है क्लोजिंग इन सेल शुड बी रिकॉग्नाइज एट 75% और 4 लाख। ठीक है, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल रेवेन्यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर या थर्ड पार्टी। चलो, जब अपन ने बात कर ली। दूसरा, गारमेंट वर्थ ₹1,95,000 वर सोल्ड टू ग्लोबुटिक ऑन 25 मार्च, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ग्लोबुटिक दिस वर डिलीवर्ड ऑन 15 अप्रैल। अब सी, गारमेंट सोल्ड हो चुके थे, डिलीवर लेट हुआ है, तो क्या हुआ? बुक तो होगा रिवेन्यू। सेल इज कंप्लीट बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो प्राइजी लिमिटेड को रिकॉग्नाइज करने चाहिए इंटायर सेल 1,95,000 का। चलो, ऑन 1 नवंबर 2016 गारमेंट वर्थ ₹2.5 लाख वो सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 महीने का था, ऑन आफ्टर विच दे वर कंसिडर सोल्ड। बायर ने अप्रूवल भेजा ऑफ 75% गुड्स अप टू 31 दिसंबर 2016, पर कोई अप्रूवल और डिसअप्रूवल आया ही नहीं फॉर द रिमेनिंग गुड्स 31 मार्च 17 तक। और 31 मार्च 17 को नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कायदे से देखा जाए तो 31 मार्च 17 तक तो 4 महीने हो चुके हैं। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, कायदे से तो 1 मार्च को रिवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। अब देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ अप्रूवल 4 महीने हैं, आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड। ठीक है, तो देयरफॉर रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर द टोटल सेल अमाउंटिंग टू 2.5 लाख। 2.5 लाख पूरा बुक करो। ठीक है, वैसे तो रिवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल देयर इज अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द बायर, पर 25% का एक्सेप्टेंस नहीं है। इफ बायर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड एंड टाइम लिमिट ऑल्सो ओवर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer or the buyer has done the act adopting the transaction. When the revenue should not recognize, तो क्या लिखा हुआ है कि in case goods sold on approval basis revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted. तो revenue तो recognize होना ही नहीं चाहिए जब तक goods formally accepted नहीं करे गए हो, और the buyer has done an act adopting the transaction. या तो वो खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट कर ले, या तो बायर हैज डन एन एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या तो कोई सा एक्ट कर दे जिससे शो हो रहा है कि ट्रांजेक्शन अडॉप्ट कर लिए, और द टाइम पीरियड ऑफ रिजेक्शन हैज बीन इलैप्स। ठीक है, या तो टाइम पीरियड ही खत्म है, इलैप्स। ठीक है, और वेयर नो टाइम हैज फिक्स अ रीजनेबल टाइम हैज इलैप्स्ड। रीजनेबल टाइम इलैप्स्ड हो गया। तो देखो, या तो बायर खुद एक्सेप्ट कर ले, या तो देखो बायर खुद एक्सेप्ट कर ले, या तो एक्ट कर ले ऑफ अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। तो बायर एक्ट करे ऑफ अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन कि उसने ट्रांजेक्शन अडॉप्ट करा, या तो टाइम इलैप्स हो गया, टाइम पीरियड ऑफ रिजेक्शन हैज बीन इलैप्स्ड, और अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम हैज इलैप्स्ड। ये लिख लो।
ठीक है। तो गुड्स फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर, या तो गुड्स बायर ने एक्सेप्ट करे, या तो बायर हैज डन एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो गुड्स एक्सेप्ट करे या बायर ने कोई सा एक्ट करा अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या तो टाइम पीरियड ऑफ रिजेक्शन हैज इलैप्स, और अगर कभी कोई टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम इलैप्स। चलो ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, कुछ इतने खास नहीं थे और हमने क्वेश्चन कर लिया है। मई 19 की आरटीपी करते हैं क्योंकि नवंबर 18 की आरटीपी में क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ये जो है मई 19 का, ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है। मिथ्या लिमिटेड एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ सत्या के साथ फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ 8 लाख। ये तो क्वेश्चन सेम है। 8 लाख फॉर द सेल ऑफ गुड्स में एंटर हुआ है। ठीक है, 20% ऑन कॉस्ट, तो 8 + 20% हो गया 9.6। द सेल ट्रांजेक्शन टू प्लेस हुआ 1 फरवरी को। ठीक है, सेम डे एक अनदर एग्रीमेंट में एंटर हुआ, 10 लाख में वो जो है रीसेल कर देगा सेम गुड्स 10 लाख में। मतलब कि 9.6 to 10.8, 1.2 लाख। ये एक फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हो गया, जहाँ पे रीसेलिंग प्राइस भी प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, तो सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन है जहाँ पे रीसेलिंग प्राइस प्री डिटरमाइंड है। तो इंस्टेड ऑफ ये सेल्स का ट्रांजेक्शन के, ये तो AS9 का ट्रांजेक्शन ही नहीं है, कैन नॉट बी कंसिडर एज रेवेन्यू एज पर AS9। ठीक है, ये तो अकाउंटिंग फॉर एज ए फाइनेंसिंग, ये तो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन होगा रादर देन सेल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सत्या, ठीक है 9.6। देन इंटरेस्ट चार्जेस भी वो सत्या में डाल दो 1.2 लाख के। ठीक है, देख लेते हैं। ओके 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 ओके, सत्या लिमिटेड एंटर हुआ अनदर एग्रीमेंट में टू रीसेल द सेम गुड्स 10.8 में। स्टेट ओके, तो इधर 0.4 नहीं आना चाहिए, 1 सेकेंड। ओके, इधर जो देखा जाए तो 1 फरवरी और सत्या ने कराया कि रीसेल 1 अगस्त को रीसेल करेंगे। ओके, तो फरवरी के बाद आया फरवरी मार्च, ओके 2 महीने, तो 1.2 लाख का 2 महीने का वो इंटरेस्ट है, वो सत्या पे चले जाएगा, सत्या में जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंसिंग चार्जेस तो सत्या, और ऐसे कैसे में PNL में चले जाएगा। ओके, क्योंकि हमको तो जर्नल एंट्रीज बतानी है 31/3/19 की। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, PM का अपडेटेड वर्जन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये है मई 19 की आरटीपी का क्वेश्चन। ओके, तो अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मई 19 का। ओके, तो ये हमने कर लिया, वैसे क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, बट फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें PM जैसे ही चल रहे थे, पर इधर तो 4 महीने जो ओवर होंगे, जो भी पीरियड ओवर होगा, जो भी रीपर्चेस एग्रीमेंट होगा, वो तो अप्रैल के बाद है। तो ऐसे केस में फरवरी से लेकर जो मार्च एंड तक वो जो इंटरेस्ट हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 19, मई 19 में ही एक और क्वेश्चन आ गया, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन, क्या आया? सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन इंडेस 15 फ्रॉम इंडेस 7 एंड 9। ठीक है, इंडेस AS7 और AS9 को कंबाइन करके इंडेस 115 आ गया है, और अभी हम इंडेस 115 पढ़ेंगे जहाँ पे हम ब्रॉडली कवर करेंगे। तो ठीक है, उधर डिफरेंस आ जाएगा, तो उधर हम देख लेंगे। ओके, इधर तो देखा जाए तो नवंबर 19 में तो सेम ही क्वेश्चन आ गया कि गुड्स सोल्ड करे थे 18 मार्च को, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर वो डिलीवर हुए हैं 15 अप्रैल को, तो रिवेन्यू बुक कर लेंगे। ओके, तो रिकॉग्नाइज द इंटायर सेल। 13 फरवरी को गुड्स 1,25,000 सेंड हुए कंसाइनमेंट पे, 20% स्टॉक अभी भी लाया कर रहा है 31 मार्च को, तो ऐसे केस में जो है 80% बुक कर देंगे। अब 1 लाख वर्थ रुपये ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल 1 दिसंबर को, पीरियड ऑफ अप्रूवल 3 महीने है, दिसंबर जनवरी फरवरी एंड, आफ्टर विच वो सोल्ड मान लिए जाते हैं। बायर ने सेंड करा है अप्रूवल 75% का 31 जनवरी को ही, पर कोई अप्रूवल और डिसअप्रूवल नहीं दिया 31 मार्च तक, तो ऐसे केस में अप्रूवल का पीरियड तो ओवर हो चुका है। तो ऐसे केस में पूरा का पूरा ही रिवेन्यू बुक करो, क्योंकि टाइम पीरियड फॉर रिजेक्टिंग गुड्स हैज बीन एक्सपायर। टोटल रिवेन्यू अमाउंटिंग टू 2.5 लाख वो बुक हो जाएगा, अमाउंटिंग टू 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख प्लस 1 लाख। तो ऐसे केस में जो है विल बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंड। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन आ गया AS9 का।
और पहला क्वेश्चन ऐसा दिखा है जो अपने आप में रिपीट हुआ है, अदरवाइज तो सभी अपने आप में अलग है। लास्ट क्वेश्चन है जो मई 20 की आरटीपी का है, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो हमारा जो है मई 20 की आरटीपी का क्वेश्चन हम वो भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? व्हेन विल द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांसफर। ये एक नया कंसेप्ट है, समझना पड़ेगा। ये लिख लिया है टॉपिक, ये नोट्स में ले लिया है, इंटर डिविजनल ट्रांसफर। अब इसको हम समझेंगे। ओके, तो क्या बोला है? Accounting Standard Board of ICAI has come up with the announcement in the earlier year when it is clarified that the interdivisional transfer and sale are not revenue as per AS 9. According to it, in case of interdivisional transfer, risk and reward remaining with the enterprise. अच्छा, risk and reward तो उनके पास ही रहते हैं. And also, there is no consideration from the point of view of enterprise as a whole. और कोई consideration ही नहीं है from the point of view of enterprise as a whole. Therefore, the recognition criteria of revenue was not fulfilled. So, no revenue is recognized in case of interdivisional transfer. तो कोई revenue recognize नहीं होगा in case of interdivisional transfer. ये लिख लेते हैं. इनफैक्ट इसके लिए तो इसको इधर लिखना चाहिए, क्योंकि significant risk and reward भी ट्रांसफर नहीं होता within the enterprise. तो ठीक है, वो सब इधर लिख लिया है कि अकॉर्डिंग टू इट इन केस ऑफ इंटरडिविजनल ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद द एंटरप्राइज. वो इंटरप्राइज के पास ही रहते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों इंटरप्राइज के पास ही रहते हैं. एंड देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरप्राइज एज अ होल. और हमने क्या पढ़ा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, जो इंटरडिविजनल ट्रांसफर में नहीं होता. और रिलायबल अमाउंट ऑफ, मतलब कि देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ करेक्शन एंड कंसिडरेशन शुड बी रेडिली मेजरेबल, रिलायबली मेजरेबल. रिवेन्यू एंड कॉस्ट है जो हमको इंटर डिविजनल ट्रांसफर में नहीं मिलता है, क्योंकि नो कंसिडरेशन. अगर देखा जाए इंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंसिडरेशन ही नहीं रहता. तो जब कंसिडरेशन ही नहीं रहता है तो कितना कंसिडरेशन होना, और कलेक्शन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि कोई कंसिडरेशन ही नहीं है. ठीक है, कि इंटर डिविजनल ट्रांसफर की हमने बात कर ली. ये आया था मई 20 की आरटीपी में. अब आया एक और क्वेश्चन AS 9 के रिस्पेक्ट में कि न्यू एरा पब्लिकेशन पब्लिश अ मंथली मैगजीन 15 ऑफ एवरी मंथ. क्या बोला? मंथ की 15 तारीख को, मंथ का 0, मंथ का एंड, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, 15 तारीख को जो है पब्लिश करती है. इट सेल एडवर्टीजमेंट स्पेस इन द मैगजीन टू द एडवर्टाइजर इन टर्म्स ऑफ 80% सेल वैल्यू पेबल इन एडवांस. तो एक मैगजीन है जो एवरी मंथ के 15 तारीख को जो है पब्लिश होती है. एडवर्टीजमेंट स्पेस से सेल करते हैं और ठीक है, अमाउंट जनरेट होता है. ऑन द टर्म्स 80% एडवांस चाहिए, 80%. ठीक है, 80% एडवांस एंड द बैलेंस विद इन 30 डेज ऑफ रिलीज. तो वो जो बैलेंस है 20% इन 30 डेज ऑफ रिलीज. ठीक है. The sale of space for the March 2011 issued were the sale of space for March 2011 issue was made in February. Okay, ठीक है. तो सिंस मार्च सेल ऑफ स्पेस फॉर द मार्च, मतलब कि मार्च के मिड में आने वाला है. ठीक है, मार्च के मिड में आने वाला है तो फेब में ही सेल कर दिया. ठीक है, इशू मेड इन फरवरी. द मैगजीन वॉज पब्लिश ऑन द शेड्यूल डेट. ठीक है, इट रिसीव 2,40,000 ऑन 10 मार्च. तो देखो 15 मार्च के पहले 10 मार्च को 2,40,000 रिसीव हो गए, और जो है 10 अप्रैल को, मतलब 15 मार्च के बाद और 15 अप्रैल के पहले 30 दिन के अंदर, मतलब 10 अप्रैल को जो है कितने मिल गए? 60,000. डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS 9 द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज. देखो एडवर्टीजमेंट के केस में रिवेन्यू तब बुक कर लेने का जब एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो गया हो. ठीक है ना. तो रिवेन्यू डेट ऑफ रिकॉग्निशन ये 15 मार्च 2011 इज द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मैगजीन. अब इसके पहले कुछ मिला है तो वो तो मेरे लिए एडवांस है. 3 लाख को अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करें कि 15 मार्च को पब्लिकेशन हुआ, 15 मार्च के पहले 10 मार्च को एडवांस आ गया, तो एडवांस की एंट्री मैंने करी होगी क्योंकि वो मेरे लिए लायबिलिटी है. 15 मार्च को मैंने रिवेन्यू बुक कर लिया, तो रिवेन्यू में तो पूरा ही बुक कर लूँगा ना,
मैं पूरा ही बुक कर लूँगा, भले ही मेरे को पेमेंट अब अगला जो बचा हुआ 20% का पेमेंट है वो मेरे को 30 दिन बाद मिलेगा, बस सिंस डेट ऑफ रिकॉग्निशन पे मैं पूरा अपने रिवेन्यू बुक कर लूँगा। क्या लिखा हुआ है, हैंस 3 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम इन मार्च 2011। द टर्म ऑफ पेमेंट आर नॉट रेलेवेंट फॉर कंसिडरिंग द डेट ऑन विच revenue is to be recognized. Since the revenue of 3 lakh will be recognized in March, 60,000 will be treated as amount due from advertiser. ठीक है, 60,000 तो हमको अब मुझे लेना है, ठीक है, तो 60,000 will be treated as amount due from advertisers जिसमें एडवर्टीजमेंट करा है एज ऑन 31/3/2011 एंड 2,40,000 will be treated as payment received against the sale. However, if the publication, अब देखो, discuss in the context of AS9 amount of revenue to be recognized and the treatment of the amount received from advertisement for the year ending 31/3/2011, what will be the treatment if the publication delayed till 2 अप्रैल। अगर पब्लिकेशन 2 अप्रैल तक डिले हो जाता, तो समझो पब्लिकेशन 2 अप्रैल तक डिले हो जाता, तो ऐसे केस में जो 2,40,000 हमने रिसीव करा है, 2,40,000 रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट स्पेस ऑन 10 मार्च विल बी कंसिडर एज एडवांस फ्रॉम एडवर्टीजर। तो ऐसे केस में 2,40,000 विल बी कंसिडर एज एडवर्टीजर। क्योंकि क्वेश्चन जो है हमसे 31/3/11 का पूछ रहे, हमसे ये नहीं पूछ रहे कि तुम 10 तारीख को क्या एंट्री करोगे, तुम जब रिवेन्यू रिकॉग्निशन होगा तब क्या करोगे, वो तो ये पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजर ऑफ द ईयर एंड द ईयर एंड। तो अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, अब कितना रिवेन्यू तुम रिकॉग्नाइज करोगे, तो वो तो तुम पूरा 3 लाख कर लोगे, बस 60,000 इज अमाउंट ड्यू टू एडवर्टीजर। ठीक है, तो अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम एडवर्टीजर, ठीक है, अमाउंट ड्यू मतलब हमको लेना बचा है एडवर्टाइजर से। पर इन केस अगर पब्लिकेशन डिले हो जाता है 2 तारीख के बाद तक चले जाता है, तो ऐसे केस में उसने मेरे को जो दिया 2,40,000 वो मेरे लाइबिलिटी है 31/3 एज ऑन 31/3/11। ठीक है, एज ऑन 31/3/11, फिर वो मेरे लाइबिलिटी है एज ऑन 31/3/11 और इधर भी एज ऑन 31/3/11। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मई 20 की आरटीपी में क्वेश्चन था और इस तरीके से हमने आरटीपी ओवर करी। तो इस तरीके से जो है आरटीपी मई 19 की और मई 20 की आरटीपी इस तरीके से हो जाती थोड़ी इंटरेस्टिंग। अब अगर हम बात करें एमटीपी की, तो नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, मई 20, मतलब कि 4 एमटीपी में भी क्वेश्चन आए हैं, देख लेते हैं वो भी। देखो, ये है हमारा एमटीपी का क्वेश्चन, जिसमें ब्रजेश लिमिटेड ये क्वेश्चन करा हुआ है, सक्सेसफुल ज्वेलर है, पास्ट 100 ईयर से सेल आर अगेंस्ट कैश ओनली। तो ज्वेलरी का बिजनेस तो वो कैश में करता है। डाइवर्सिफाइड हो रहा है अपैरल में, यंग सीनियर एग्जीक्यूटिव ने 5 गुना बढ़ा दी सेल, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द कंडीशन फॉर सेल इज दैट डीलर कैन रिटर्न द अनसोल्ड स्टॉक। 1 महीने में डीलर जो है रिटर्न कर देगा अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ सीजन। तो ये तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी है, इसको तो डिस्क्लोज कर ही देंगे। बाकी एक कंडीशन ये है कि डीलर रिटर्न कर देता है अनसोल्ड स्टॉक विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ सीजन। सेल्स रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ वॉज 25% ऑफ सेल। तो ऐसे केस में 25% का रिस्क और रिवॉर्ड तो एंटिटी खुद बियर कर रही है। तो ऐसे इस रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो बोला गया है कि एंटिटी इज बियरिंग द रिस्क ऑफ द सेल्स रिटर्न एंड देयरफॉर कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ, कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एडिटिंग अपन ने इधर करके भी रखी थी। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लिया। ओके, बाकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी तो आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन। देखो, सार्थक लिमिटेड ने गुड सोल्ड करे 50,000 के टू मानस लिमिटेड। मानस लिमिटेड ने आस्क फॉर डिस्काउंट। तो आस्क फॉर डिस्काउंट, सबसे पहले रिवेन्यू एडजस्ट मत करना, प्रोविजन बना लेना, सेपरेट प्रोविजन। ठीक है, विच वॉज एग्री बस सार्थक एट द सेल वॉज इफेक्टेड, गुड्स वर डिस्पैच आफ्टर रिसीविंग गुड्स वर्थ ₹7,000 वर फाउंड डिफेक्टिव। तो ऐसे केस में गुड डिफेक्टिव फाउंड हुए विच वर रिटर्न इमीडिएटली। तो ऐसे केस में सिंस गुड्स जो है डिफेक्ट फाउंड हुआ, एग्रीमेंट तो कुछ ऐसा था नहीं, तो ऐसे केस में रिवेन्यू एडजस्ट मत करना। वो इन्होंने क्या कर दिया
की बुक करी सेल 25,000 की, तो ये तो गलत हो गया। सेल 50,000 की बुक होनी चाहिए और बाकी जो है 15,000 का रिवेन्यू बनेगा या प्रोविजन बनेगा। यही है हमने पढ़ा था। रिकॉर्ड द सेल 50,000, डिस्काउंट 8,000 है, ठीक है, डिस्काउंट 8,000 है क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, और साथ ही साथ जो है एडजस्टेड बाय डिस्काउंट और गुड्स जो रिटर्न हुए हैं 7,000 के, एडजस्टेड बाय सुटेबल प्रोविजन, ठीक है। इसको भी हमने नोट्स में तो लिख लिया था। तो हम टर्नओवर को जो है 50,000 से इसलिए बुक करेंगे क्योंकि वो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश है, तो वो तो मैटर करता ही है। तो ये क्वेश्चन को भी काटो क्योंकि इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारा नवंबर 19 के एमटीपी से यूनिक सा क्वेश्चन है। इसको भी चलो देखते समझते हैं। गुड्स वर्थ ₹662,500 जो सोल्ड कब कर रहे थे 31 अक्टूबर 12 को बाय एक्स टू वाई रिक्वेस्टेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट 8%। सी इधर बोल दिया रिक्वेस्टेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, चलो ठीक है, हमको रिक्वेस्टेड पे जाना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट पे जाना चाहिए, समझते हैं क्योंकि इधर कंफ्यूजन है। रिक्वेस्टेड ट्रेड डिस्काउंट which was agreed by X. The sale was effected, goods were dispatched on receipt. While limited found that good worth ₹77,500 were damaged. Okay. Consequently Y ने रिटर्न कर दी डैमेज। अच्छा, तो ये तो वैसे ही का वैसे ही क्वेश्चन हो गया, और पेमेंट मेड कर दिया उन्होंने पेमेंट, ठीक है, रिमेनिंग का, और उसने उतने से सेल बुक कर ली। अब मुझे बताओ इसमें नया चीज ये है कि वाई रिक्वेस्टेड द ट्रेड डिस्काउंट। अब इधर जो रिवेन्यू बुक करना चाहिए वो रिवेन्यू कितने से बुक करना चाहिए? 6,62,500 से बुक करके, जो हमने पढ़ा था 6,62,500 से बुक करके हम जो है डिस्काउंट का बना दे प्रोविजन, रिटर्न का बना दे प्रोविजन। क्या ऐसा करने का है क्या? समझते हैं। तो इधर आंसर जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इन द गिवन केस ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय एक्स लिमिटेड इज गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रिकॉर्ड करो सेल 6,09,500 पे, ठीक है। तो देखो 6,62,500 में से 8% माइनस करो 6,09,500, और जो बचा हुआ 77,500 है वो सेल्स रिटर्न के फॉर्म में रिकॉर्ड करो। अगर ट्रेड डिस्काउंट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में जो है रिकॉर्ड करो सेल 6,62,500 पे, एंड जो डिस्काउंट देकर रखा है 53,000 का, और जो रिटर्न है 77,500 का, वो एडजस्ट बाय सूटेबल प्रोविजन, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों केस होगा, दोनों केस में कंटेंशन तो करेक्ट है नहीं कि उसने सेल बुक कर ली 5,32,000 पे, क्योंकि सेल या तो आप 6,62,000 पे पूरी की पूरी ही बुक कर लो, या तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक रिफॉर्म क्वेश्चन हो गया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया इसमें rather देन डिस्काउंट बोलने के। तो ठीक है, हमने इसको इधर ही लिख लिया कि केस 2 है। यूँ तो जनरली आस्क फॉर डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे केस में तो हमको सेपरेट प्रोविजन ही बनाना पड़ता है। तो इधर क्वेश्चन में ट्विस्ट था, वाई लिमिटेड ने रिक्वेस्ट करा फॉर ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसे केस में दो आंसर बनते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के में है तो रिड्यूस कर देंगे, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो ऐसे केस में हम सेपरेट प्रोविजन बना लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे केस में फिर सेपरेट प्रोविजन बना लेंगे, राइट। चलो, और सिंपल सी बात है कि हम उसका सेपरेट प्रोविजन इसलिए बनाएंगे क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है नहीं, तो रिड्यूस करने से रहे रिवेन्यू को, उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया ही है तो हमको प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन है मई 20 की एमटीपी का। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बी लिमिटेड एंटर हुआ है सेल डीड में इमूवेबल प्रॉपर्टी की विद ए लिमिटेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉपर्टी वॉज गिवन टू यूज, मतलब कि बेनिफिशियरी इंटरेस्ट तो ट्रांसफर कर दिया। रजिस्ट्रेशन वॉज डन विद द रजिस्ट्रार सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट। रजिस्ट्रेशन बाद में किया है, तो ऐसे केस में सब्सिक्वेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड या अपन बोल सकते हैं बेनिफिशियरी इंटरेस्ट हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और रही बात है रजिस्ट्रेशन की, तो वो तो एक कंफर्मेशन है ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। तो वही बात आ गई, इधर लिखा हुआ है कि कंफर्मेशन द कंडीशन एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। तो सबसे पहले वो एक एडजस्टिंग इवेंट तो है, सेल तो हम प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्या लिखा है? यस, बोथ द सेल्स एंड गेन ऑफ बी लिमिटेड शुड बी रिकॉग्नाइज। तो जो भी सेल है, गेन है, वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे इन अकॉर्डेंस विद AS 9 एट द बैलेंस शीट डेट।
व्हाट वाज पेंडिंग वाज मियरली अ फॉर्मेलिटी टू रजिस्टर अ डीड। जो पेंडिंग है, पेंडिंग वाज मियरली अ फॉर्मेलिटी टू रजिस्टर अ डीड। इट इज क्लियर दैट सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हैज बीन पास बिफोर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ ए पोस्ट द बैलेंस शीट डेट कंफर्म द कंडीशन ऑफ सेल। तो वो तो सिर्फ कंफर्म कर रहा है कंडीशन ऑफ द सेल को। तो ठीक है, हमने मई 20 की आरटीपी के इसमें ये भी लिख दिया स्पेशल पॉइंट में कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन है वो तो मियरली अ फॉर्मेलिटी है टू रजिस्टर द डीड। वो तो एक मियरली फॉर्मेलिटी है, ये तो एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि वो तो कंफर्म कर रही है कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है एट द बैलेंस शीट डेट। कंफर्म द कंडीशन ऑफ द सेल जो एग्जिस्ट करती है एट द बैलेंस शीट डेट पे जो एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर एज पर AS4 ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, सेल तो उसी प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसलिए रिकॉग्नाइज हो जाएगी क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो पास हो गए थे बिफोर द बैलेंस शीट डेट, मतलब एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया था। तो इस तरीके से जो है हमारा पर्टिकुलर AS9 ये ओवर होता है। एंड AS9 के रिस्पेक्ट में हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और सही बोलूँ तो यही एक ऐसा AS दिखा है अभी तक जिसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आई होप सो आपको समझ में AS आ गया होगा, इसमें सारे क्वेश्चंस कवर है। ठीक है, और इस तरीके से जो है हमने AS9 को ओवर किया है। फिर इसके बाद अब हम जो है इंड AS 115 पढ़ेंगे। ठीक है, और सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।